ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए आगामी विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 26 फरवरी को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी शामिल हैं, इन राज्यों के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ और नतीजों की तारीख का भी ऐलान हुआ। और इस ऐलान के बाद से हमने देखा कि चुनावी गतिविधियां तेज हुई हैं इन राज्यों में और जो राजनीतिक समीकरण है वो भी हमें बनते नजर आ रहे हैं और जो नामांकन भरने की प्रक्रिया है और प्रत्याशियों की जो सूची है उसको जारी करने का सिलसिला है वो चल पड़ा है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पर जो चुनावी हलचल है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत में पश्चिम बंगाल से करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में आज हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। रोचक बात यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पहले भवानीपुर सीट से लड़ती थी, अब वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी वहां लगातार प्रचार हो रहा है, वो इस तरह से भी उनको आत्मविश्वास दे रहा है कि लोकसभा चुनावों में जो सफलता मिली और विश्वास जो मिला, उन्हें वो विधानसभा चुनावों में तब्दील करना चाह रहे हैं। तो एक तो हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रचार देख रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता में एक बड़ी रैली भी है। लेकिन तीसरा धड़ा जो कांग्रेस और लेफ्ट का है, वो भी कई बैठकें हम उनकी चर्चाएं भी सुन रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं जो बंगाल में समीकरण बन रहे हैं या जो राजनीतिक हलचल है इस वक्त? तो बंगाल में जब से लोकसभा चुनाव हुआ 2 साल पहले, उस समय से तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आप पिछले 2 साल का खबर देखें तो वहाँ या कांग्रेस या सीपीएम का तो बहुत कम खबर था। ज्यादा से ज्यादा जो तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी का जो प्रचार चल रहा था, बहुत रैलियां बना चुके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाकी काफी लोग वहाँ तो तृणमूल पर उनका काफी दबाव रखा था और काफी लोग सीनियर लीडर्स थे तृणमूल से, वो बीजेपी में शामिल भी हो गया। जैसे आपने बताया नंदीग्राम के बारे में, वहाँ का विधायक और मंत्री थे शुभेंदु अधिकारी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। तो इसलिए ये लगातार 2 साल से लग रहा था बीजेपी और तृणमूल के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मगर एक हफ्ते पहले जब संयुक्त मोर्चा का जो बड़ा रैली हुआ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, बड़ी संख्या में लोग आए थे। वहाँ सीपीएम, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट, छोटे छोटे लेफ्ट पार्टीज का वो एक अलायंस है। सीपीएम का या कांग्रेस का सीनियर नेता भी वहाँ भाषण किया था। वो बोल रहे थे हम दोनों को, तृणमूल और बीजेपी को ऑल्टरनेटिव है, ये बोल रहे थे। तो इसलिए वहाँ बहुत गर्मा गर्मी हो रहा है बंगाल में। 294 विधानसभा सीटों वाली बंगाल विधानसभा के बाद असम विधानसभा की 126 सीटों पर भी सभी की नजरें हैं। वो इस लिहाज से कि जब 2016 के चुनाव में बीजेपी के गठबंधन ने सत्ता हासिल की, लेकिन इस बार हम समीकरण इस तरह से कुछ देख रहे हैं कि कांग्रेस ने वाम दलों और दूसरे दलों के साथ एक गठबंधन बनाया है जिसमें एआईयूडीएफ, बीपीएफ और सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आंचलिक गण मोर्चा एक ये पार्टी भी है। उधर हम बीजेपी का भी एक एनडीए का गठबंधन देख रहे हैं। तो हम इन सीटों के लिए जो विपक्ष का एक मुद्दा है चुनाव का, वो विपक्ष मान रहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो एक मुद्दा बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो बीते 5 सालों में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, साथ में जो बाहरी घुसपैठ है उसको कम करने की जो बीजेपी की प्रतिबद्धता है वो चुनावों में अपने मुद्दे के रूप में रख रही है। तो असम में जो पूर्वोत्तर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें इस बार के विधानसभा चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? 5 साल पहले जब पहली बार बीजेपी और उनका अलायंस ने सत्ता पर आए थे, वहाँ तो वो तो त्रिकोण कॉन्टेस्ट था। एक तरफ एनडीए थे, एक तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ एआईयूडीएफ थे। तो अब कांग्रेस और एआईयूडीएफ और 2-3 छोटा पार्टियां एक अलायंस बन गए वहाँ। तो इसलिए इस बार तो मुकाबला डायरेक्ट होता है। बीजेपी ने उनका लगातार विकास का जो काम किया है वहाँ, और अभी भी प्रधानमंत्री जी तो 4 बार गए हैं, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने शुरू किया और बोला 5 साल से इतना काम हमने किया और इसके दुगुना हम करेंगे। तो इसलिए एक तरफ विकास, एक तरफ सीएए, दोनों का एक लड़ाई चल रहा है वहाँ।
और असम में भी क्या हुआ, पहले तो कांग्रेस 3 बार चुनाव जीत के बोल रहे थे हम द पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, मगर अब बीजेपी बोल रहे हम भी दूसरी बार आ सकते हैं। केरल की ओर रुख करते हैं हम। केरल में 140 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव होने हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डाउन साउथ स्टेट कहा जाता है राजनीति में, जिसकी बड़ी अहमियत है। बीते 4 दशकों में हमने देखा है कि जनता ने सत्ता या तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को दी है या फिर शासन पर यूडीएफ रहा है, लेकिन हमने 2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर को 15% तक बढ़ते देखा। दिसंबर में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि बीजेपी का वोट शेयर 19% तक बढ़ा। और इस बार एक और रोचक बात यह रही कि केरल में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मेट्रोमैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन को उतारा है। तो बीजेपी अपनी कितनी प्रेजेंस इन विधानसभा चुनावों में देख रही है? क्या कुछ मुकाबला आपको रोचक होता हुआ नजर आ रहा है या 3 धड़े बन सकते हैं? कैसा राजनीतिक समीकरण बनता आपको नजर आ रहा है? केरल में हर 5 साल को सरकार बदलते और आप देखें तो पिछले 5 साल में चुनाव का नतीजा कैसे आया। 5 साल पहले असेंबली का चुनाव में एलडीएफ जीत गया, 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में यूडीएफ पूरा जीत गया, पिछले साल का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में फिर एलडीएफ जीत गया। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ रही है, मगर वो बढ़ने में कितना, श्रीधरन जी अभी उसको 19% से कम 30-40% तक जाना चाहिए बीजेपी वहां सरकार बनाने के लिए। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में कम से कम उतना वोट शेयर का जरूरत है। तो ये सब इसको बहुत रोमांचक गया है केरल का चुनाव को। और ये दोनों दलों में ये भी हो गया है, जैसे 2 पार्टी थे जो डेवलपमेंट जनता पार्टी और केरला कांग्रेस मानी, ये दोनों यूडीएफ छोड़ के एलडीएफ को गए हैं। तो ये सब देखे तो केरल में काफी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट पर बहुत ज्यादा बहस और चर्चा हो सकता है। तमिलनाडु के चर्चा के साथ मैं लगे हाथ पुदुचेरी की भी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। तमिलनाडु में हमने देखा है कि एआईएडीएमके और डीएमके 2 धड़ों में सीटों का अक्सर सत्ता का परिवर्तन होता है और बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने अलायंस के साथ इसमें चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अभी तक हमें सीटों की शेयरिंग की कोई तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। और दूसरी टिप्पणी में चाहूंगा, पुदुचेरी में वर्तमान राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू है, तो दोनों जगहों पर आप किस तरह से सत्ता को या राजनीति को देख रहे हैं? तमिलनाडु में भी क्या हुआ, 2 चुनाव में एआईएडीएमके तो जीते थे 2011 और 2016 में, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस का अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और एआईएडीएमके में फैक्शनिज्म होता है जब जयललिता जी का डेथ होने के बाद, अब दोनों फैक्शंस एक ही हो गया है। जो शशिकला क्या करेंगे उस पर जो छाया थी वो भी दूर हो गया, क्योंकि शशिकला बोला है मैं राजनीति से दूर रहूंगा और मेरा एक ही है जयललिता का पार्टी जीतना है। तो इसलिए अब एनडीए और यूपीए का आमने सामने लड़ाई होता है वहां। एक तरफ पळनिस्वामी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, और उनके खिलाफ है एमके स्टालिन जो करुणानिधि का बेटा और पिछले बार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब डीएमके इसमें। तो उन दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। तमिलनाडु का मतदाता क्या करेंगे, क्योंकि तो पहली बार 5 साल पहले उन्होंने जो वहां भी अदल बदल हो रहे थे सरकार चुनावों में, मगर एडीएम को दूसरा बार मेजॉरिटी मिला था। तमिलनाडु में आपको मालूम है जयललिता और करुणानिधि का 30 साल चला था, तो इस बार एक नया भूमिका है पर्सनालिटी के वजह से, वो भी है। और पुदुचेरी की बात करें तो वहां भी जो एन रंगस्वामी कांग्रेस है, वो लोकल रीजनल पार्टी है, उनका और बीजेपी का जो अलायंस था वो अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। और बीच में डीएमके और एडीएमके और डीएमके और कांग्रेस के बीच में भी तालमेल अभी नहीं हो चुका है, तो वहाँ 4 कॉर्नर फाइट भी हो सकता है। बहुत छोटे जगह है, मगर 4 पार्टी हुए तो वहाँ तो वो म्युनिसिपल वार्ड जैसे हो जाता है वहाँ, तो वो भी देखना पड़ेगा। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।